Assalamu alaikum. Hope so. You would be doing good. हमने पिछली कुछ क्लासेस में ऐसे राइटिंग और कुछ ये लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात की थी। आज हम वापस अपने लेक्चर लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर आएंगे। सिमिली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर जो है वो हम सिमिली से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है, सिमिली के एंडिंग से इनफैक्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि a comparison of two things of the same kind is not a simile. Yes, because जब हमने definition पढ़ी थी तो उसमें हमने ये सीखा था कि comparison of two unlike object, and I emphasized deliberately on word unlike object. Now, what is the meaning of like object or similar object? For example, अगर मैं किसी लड़के को कहता हूँ you are like a boy, It wouldn't it wouldn't make a sense, isn't it? He knew or he knows कि भाई मैं लड़का ही तो हूँ. What is the meaning of this sentence? You are like a boy, right? So आप like objects को ये attribute नहीं कर सकते, ये literary device use नहीं कर सकते. अब आपको उसकी definition भी समझ आ गई होगी कि comparison of two unlike objects क्यों कहते हैं. Fine. अच्छा, अब next है metaphor. So, what is metaphor? Let's talk about it. Well, metaphor जो है इसमें omission होती है. omission किस किस की होती है? omission होती है जनाब as की, like की और so की. वो तीन words जो हमने पढ़े थे पीछे, उनकी omission होगी, उनको include नहीं करेंगे. Metaphor definition: a metaphor is an implied simile. Implied का मतलब होता है hidden, a thing which is not explained in an explicit way. Implied का जो opposite होता है वो होता है explicit, clear, obvious. It does not, like the simile, state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were on. इसको हम आगे चलकर थोड़ा explain करेंगे. Thus, when we say he fought like a lion, we use a simile. But when we say he was a lion in the fight, we use a metaphor. We excluded words like. Look at the following section. Examples देखिए. The camel is the ship of the desert. अब उसने ये नहीं कहा the camel is like the ship of the desert. वैसे कह सकता था. याद रखिए, हर मेटाफर को आप सिमिली बना सकते हैं और हर सिमिली को आप मेटाफर बना सकते हैं. आई मीन वाइस वर्सा. सिमिली को मेटाफर और मेटाफर को सिमिली आप बना सकते हैं. राइट? आप लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, आप ये भी कह सकते हैं. नो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता. बस ये है कि लिंग्विस्टिक स्टाइल है, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज है. आप इस तरह से शो कर दीजिए या उस तरह से शो कर दीजिए. राइट? सो लेट्स कीप मूविंग. The news was a dagger to his heart. काफी मशहूर एग्जाम्पल है, चांस है आने का पेपर में. Revenge is a kind of wild justice. अभी जो ऑफ है, ऑफ जो होता है ये एक और इंडिकेटर होता है मेटाफर का. ऑफ यानी आप क्या कह रहे हैं? आप रिवेंज को वाइल्ड जस्टिस कह रहे हैं. समझ रहे? यही मेटाफर होता है. आप एक चीज को कोई और नाम दे देते हैं. आप कहते हैं आप तो ये हैं, उसमें लाइक और एस या फिर सो फॉर ग्रांटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कहें
कि कोई भी रूलर जो क्रूअल रूलर हो, वो क्या नाम था हमने जो पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, रूलर टायरेंट किंग वाला था ना प्ले, आई डोंट रिमेम्बर किसका नाम था भी सही उसमें कि नहीं। फॉर एग्जांपल एनीवेज, हम कहते हैं कि यू आर यू आर यू आर यू आर यू आर यू आर अ किंग। एक आम शख्स को हम ये कह देते हैं, राइट, यू आर अ किंग। यू कुड हैव सेड यू आर लाइक अ किंग, आपने उसको किंग का नाम दे दिया, इक्वल रख दिया किंग के, विथ omission of word like that। अब इसमें उसने क्या किया है, रिवेंज को किसके इक्वल रखा है, वाइल्ड जस्टिस को। तो मेटाफर की एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें क्या होता है कि आप ऑफ के जरिए से मेटाफर बनाते हैं, ऑफ के जरिए से। ठीक, जरूरी नहीं है कि ऑफ जो है वो एक पक्का इंडिकेटर नहीं है कि जब भी ऑफ आएगा सिर्फ तब ही मेटाफर जो है वो होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ऑफ जो है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहरहाल अलग से जो है वो इसका आ, क्या इसको कहते हैं, मेटाफर का। याद है आपने जो चैप्टर पढ़ा था आई हैव अ ड्रीम, तो आपको याद होगा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करें कुछ फ्रेजेस ऐसे, अ ग्रेट बीकन, लाइट ऑफ होप, याद है, seared in the flames of withering injustice, of manacles of segregation, of chains of discrimination, of, याद है, ये सारी मेटाफर्स की एग्जांपल्स थी। chains of discrimination, manacles of segregation, seared in the flames of withering injustice, light of hope। और बाकायदा आपको ये भी याद होगा कि उस चैप्टर की उसने एक्सरसाइज के अंदर बाकायदा ये बात की थी कि आप इस चैप्टर से मेटाफर निकालिए, लिटरेरी डिवाइसेस निकालिए ज़रा। तो उसमें मेटाफर्स भी थे, उसने अलग से भी कहा था मेटाफर्स का, भाई नाम लेकर के, चैप्टर से भी पूछा जा सकता है आपको। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो ऑफ है, इट्स इट्स रीजनेबल इंडिकेटर ऑफ यू नो मेटाफर। Now look at the following note. Every simile can be compared into a metaphor, compressed into a metaphor, and every metaphor can be expanded into a simile. This is exactly I did talk about in the beginning of the lecture. You can do that every time. First, instead of saying Richard fought like a lion, we can say Richard was a lion in the fight. Yeah, they are convertible. Simile to metaphor, metaphor to simile. Because metaphor is actually, in other words, is implied simile। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि how is it implied simile। And look at the next example. The camel is the ship of the desert, as a ship is used of crossing the ocean, so the camel is used for crossing desert simile। Fine, हम ये भी तो कह सकते हैं camel is the ship of the desert, या हम यूं कह रहे हैं the camel is like the ship। अच्छा, उसने मजीद कुछ एग्जांपल्स दी हैं। कहता है वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मेटाफर, स्पाइस समझते ना, मसाला वगैरह जो होते हैं, मसाले जो ये डालते हैं खानों को ज़रा ज़रा बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा जो है वो डिलीशियस बनाने के लिए। कहता है वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। फिर उसने वैरायटी को किसके इक्वल लिख दिया, स्पाइस ऑफ लाइफ के। फिर देखिए, एज स्पाइस फ्लेवर्स फूड, सो वैरायटी मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट। अब यहाँ से मिली क्या आ गई, क्योंकि एज और सो का इस्तेमाल है ना, राइट। एज स्पाइस फ्लेवर्स फूड, सो वैरायटी मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट। एक बात ध्यान में रखिए, ये है एक ही सिमिली इसमें ना, बेशक वर्ड्स दो हैं एज और सो, बट उसने इस स्पाइस को इस सो इस दूसरे क्लॉज के साथ जो है वो कंपेयर किया है। यानी स्पाइस फ्लेवर्स फूड इस तरफ,
सो वेराइटी मेक्स लाइफ मोर प्लेजेंट, इसके साथ इस पूरे क्लॉज को क्लॉज के साथ कंपेयर किया है। गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एज स्पाइस बस ये सिमिली है, मतलब कोई मीनिंग नहीं बना ना एज स्पाइस जब तक हम इसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा आगे देखें। द वेव्स ब्रोकन ऑन द शोर विथ अ नॉइस लाइक थंडर, या इट इज लाइक थंडर। अच्छा, सो लेट मी कंटिन्यू द लेक्चर। फिर ये कहते हैं नोट टू, मैटाफर शुड नेवर बी मिक्स्ड, दैट इज एन ऑब्जेक्ट शेल नॉट बी identified with two or more different things in the same sentence. The following is a typical example of what is called a metaphor. I smell a rat. I smell a rat ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है आप जब कोई जब आपको किसी चीज़ पे शक हो ना, कुछ गलत हो रहा हो सकता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए, और आपको आपकी सिक्स सेंस जो है वो आपको बता देती है यार समथिंग इज गोइंग टू बी गोइंग टू हैपन रॉन्ग, आपको पता लग जाता है। तो आप कहेंगे आई स्मेल अ रैट, राइट? आई सी इट फ्लोटिंग इन द एयर बट आई विल निप इट इन द बड। आई निप इन द बड का मतलब ये होता है कि आप ये कहते हैं कि भाई मैं इसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आपने पहले तो कहता ना कि प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है उसको उधर से आप पकड़ के अगर जड़ से ख़त्म कर देते हैं तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? यानी टू स्टॉप समथिंग इन बिगिनिंग, इसको हम कह सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी जी बिल्कुल। somebody said me that ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, यस बिल्कुल। किन के मीनिंग्स की डिफरेंस की बात कर रहे हैं आप? सिंबली और मेटाफर की? नो, सेम मीनिंग्स कन्वे होंगे। देखो ना, अगर आप किसी शख्स को बहादुर कहना चाहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान आर्मी। हम कहते हैं जी पाकिस्तान आर्मी इज लाइक, पाकिस्तान आर्मी फाइट्स, या यूं कहते हैं कि ओके पाकिस्तान आर्मी फॉट लाइक लायंस इन 1965। ठीक, पाकिस्तान आर्मी fought like lions in 1965 war. Okay, we could have said that Pakistani soldiers were lions in 1965 war. मीनिंग तो वही है ना, आपने लाइन से कंपेयर करना था। एक में आपने इम्प्लाइड स्टाइल में जो है वो उसको कंपेयर कर लिया और एक में आपने एक्सप्लिसिट स्टाइल में कर लिया। अच्छा, personification. In personification, inanimate objects, abstract notions, abstract notions का मतलब होता है ideas, are spoken of as having life and intelligence. Now, this life is important. When he says inanimate object, he is actually talking about non-living things. असल में नॉन लिविंग थिंग्स चूँकि बायोलॉजिकल टर्म है और ये लिटरेरी टर्म है, तो उसने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात की। Inanimate objects, abstract notion are spoken of as having life. Animate object, हम having life और intelligence को रिप्लेस कर सकते हैं आसानी के लिए inanimate object, और भी आसानी के लिए नॉन लिविंग थिंग, और इनफैक्ट लिविंग थिंग, और इस inanimate object को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये तो खैर हमें जानते ही हैं, पर्सोनिफिकेशन तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, तो ये इतनी हमारे लिए मुश्किल मेरा नहीं ख्याल की है। क्या ख्याल है? तो कुछ एग्जाम्पल से मजीद जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है कि इन सैक्सन स्ट्रेंथ दैट एबी
Frowned. Abbey, is a place of worship. मतलब जहाँ आप जो है वो इबादत करते हैं उसको बोलते हैं, राइट। तो सैक्सन जो है ये एक जर्मन ट्राइब है। दरअसल जब आ, इंग्लैंड पे रोम ने हमला किया था ना, आपको पता है ना, इंग्लैंड जो है ना ये बड़ा बेचारा मुख्तलिफ अदवार में अजाब क्या उसको कह सकते हैं, बड़े बड़े अजाबों का शिकार रहा है। इससे बड़े बड़े लोगों ने हमले किए हैं शुरू शुरू में इंग्लैंड के ऊपर। तो पहले तो उन्होंने किया ये, ग्रीस ने किया, फिर रोमन्स ने जब किया ना, रोमन्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर तरक्की लाई। फिर रोमन छोड़ के चले गए यहाँ से, तो फिर जो अगला हमला किया वो जर्मनी ने किया। जर्मनी में उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ ट्राइब्स होते थे, तो उनमें जो सबसे जंगजू और सबसे जो खूंखार कबीला था ना, वो था एंग्लो और सैक्सन। एंग्लो सैक्सन, ये दो ट्राइब बड़े मशहूर हैं इंग्लिश हिस्ट्री में। तो ये उसी सेक्शन की बात हो रही है। सैक्सन स्ट्रेंथ दैट एबी फाउंड। अब वो सैक्सन के साथ उन्होंने स्ट्रेंथ इसीलिए लिखा हुआ है कि दरअसल सैक्सन जो है ना ये उस वक्त एक मैंने जैसे कहा ना अभी कि बड़ा खौफनाक और बड़ा ताकतवर कबीला समझा जाता था। वो जब आए ना इधर इंग्लैंड में, तो यहाँ के जो लोकल पीपल थे वो बिल्कुल बेचारे खेती बाड़ी करने वाले थे, और इस तरह मजदूर टाइप और किसान टाइप फार्मर्स थे, और उनको लड़ाई वड़ाई नहीं आती थी। पहले उनको ग्रीस ने सही मारा, फिर रोम ने सही मारा। अब ये आ गए, ये ग्रीस और रोमन से भी दो हाथ आगे थे, क्योंकि ये वैशी टाइप थे, बारबेरियंस टाइप थे ये थोड़े। इन्होंने जनाब आगे से ही उनको जो है वो मारा और उनको भगा दिया, इंग्लैंड खाली करवा लिया उनसे। फिर ये लोग वही हैं जो आजकल ये जो इर्द गिर्द की कंट्रीज नहीं है, ये आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये फिर यहाँ भाग गए और फिर वहीं जो है वो सेटल्ड हो गया फ्यूचर में। जो इंग्लैंड के लोकल लोग थे ना, वो उनकी रेस काफ़ी डिफरेंट है, और जो आजकल ब्रिटिश लोग हैं ना उनसे काफ़ी डिफरेंट है। उस वक्त जो इंग्लैंड के लोग होते थे, वो उनका मुझे नाम भूल गया, उनकी ख़ास जो है वो रेस थी। आ, वो एक्स्ट्रा वाइट होते थे उनके, तो ये जो आईब्रोज तक जो है वो वाइट होती थी, वाइट और गोल्डन टाइप और इस तरह। वो एक रेसलर है शेमस, वो शायद आप लोग उसे कोई वॉइस शायद जानते हो, वो जो है वो आयरलैंड का है इस तरह का। तो एनीवेज, कहने का मकसद इस सेक्शन को मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ याद आ गई, तो रिलेट में जो है वो कर रहा था। तो फ्राउंड जो है ना, बेसिकली फ्राउंड ये एक गुस्से का एक्सप्रेशन होता है, राइट। अब एबी जो है ये जाहिर है एक वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम भी है, टिंटन एबी। एबी जगह का नाम भी है इंग्लैंड में एक। तो खैर, मैं क्या कह रहा था कि एबी जो है ना वो जाहिर है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और फ्राउंड जो है एनिमेट क्वालिटी है, तो उन्होंने उसको रिलेट करके जो है वो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है इसको ना। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है एल्बेनियस एल्बिनस, नहीं वो असल में और थे, मुझे पता नहीं क्यों भूल गया। वो तो बड़ी मशहूर नाम है उनका, चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, लॉफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। लॉफ्टर सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। अगर उसने लॉफ्टिंग से कोई काम करवाना है, कोई एक्शन करवाना है, तो इसका मतलब लॉफ्टर तो फिर पर्सोनिफाई हो गया ना। लॉफ्टर होल्डिंग बोथ, राइट। होल्डिंग एक जाहिर है कि एक्शन है, जो लॉफ्टर तो नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये जो है डेथ लेस डेथ को उसने हिज से रिप्लेस किया होगा। तो अच्छा, वैसे इससे ये भी पता लग रहा है आपको, डेथ जो है वो उन्होंने उसको जो है वो मैस्कुलाइन किया है। पता है ना, इंग्लिश के अंदर ना, लिटरेचर के अंदर ख़ास तौर पे जो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना जिसमें क्रूएलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उनको उन्होंने मेल कंसीडर किया है लिटरेचर के अंदर। वैसे तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो हैं वो न्यूट्रल जेंडर हैं, लेकिन जब लिटरेचर की बात करते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, कि जो पोइट्स नजर आते हैं ख़ास तौर पे, वो जो ताकतवर ऑब्जेक्ट होते हैं, मजबूत, क्रूअल, जालिम, इस तरह के, लाइक उनको मेल समझते हैं। जो सरीन होते हैं, पीसफुल होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, और यूं कह लीजिए कि डिसेंट होते हैं, उनको ज़रा उन्होंने फीमेल जो है वो तस्वर किया हुआ। तो इसी तरह जो है डेथ तो ज़ाहिर है डेथ है ना,
क्रूअल चीज़ है, तो इसलिए उसने उसको हिज से रिप्लेस किया। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, तो पूरा क्लॉज ही समझ लें कि पर्सोनिफाई किया हुआ उसने। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, प्राइड गोज फॉर्थ ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, ओके, हॉर्स बैक मतलब बड़े मतलब जोश के साथ और गरूर के साथ जाता है ना। प्राइड जो होता है ना, प्राइड, ये जो है वो जाहिर है जब जाता है तो फिर तो इसकी क्या ही बात होती है ना, मतलब देखने के काबिल होता है। गोथ, कोई गो की जो है वो क्लासिक फॉर्म है। फोर्थ कहते हैं अवे, दूर जाना कहीं से, अवे। गुस्सा जब दूर जाता है ना, तो ऐसे जाता है जैसे मतलब बड़ा फास्ट, तेजी के साथ, और कुछ समझ नहीं आती। ग्रैंड एंड गे, जाइजेंटिक होता है, और गे बड़ा खुश होता है। बट कम्थ बैक ऑन फुट एंड बैग्स इट्स वे। वेरी गुड एग्जाम्पल। जब वापस आता है तो फिर बस पैदल होता है, घोड़ा छोड़ा उसे छीन लिया जाता है, और उसको उस वक्त रास्ता नहीं मिलता वापसी का। तो ये पर्सोनिफिकेशन थी, वी ऑलरेडी वर प्रीटी मच अवेयर ऑफ इट, बट जाहिर है कि कुछ एग्जांपल जो है हमें समझने थी। अच्छा खैर, एक स्टूडेंट कह रहा है कि वो आर्यन थे। नहीं नहीं, आर्यन जो थे वो यहाँ थे, सब कॉन्टिनेंट में थे। आर्यन जो थे वो यहाँ, हाँ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती हैं। जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे ना, वो भी खेती बाड़ी करते थे, जैसे यहाँ के जो लोकल इंडियंस थे वो भी इतना लड़ाकू नहीं थे। इनको भी सब ने मारा है, जिस जिस जो जो आया ना बाहर से, सब ने इनकी सही शामत जो है वो लगाई है। अब पहले ये जो है वो अरब्स आए, अरब ने इनको मारा, मुगलों ने इनको मारा, अफगानियों ने इनको मारा। ये बेचारे मार ही खाते रहे हैं यहाँ पे। तो ये उधर ही जो है वो उन लोगों की बेचारों की ये हालत थी, इंग्लैंड वालों की। तो अच्छा खैर, आगे चलते हैं। ये इसमें कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं अपोस्ट्रोफी में, ये हम देखते हैं। अपोस्ट्रोफी, एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, ठीक है, टू द एब्सेंट, मतलब जो पोइम के अंदर ना हो, टू अ personified object or ideas, बिल्कुल ठीक। द फिगर इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ personification। ओके, यानी आप क्या करते हैं, आप एड्रेस करते हैं किसी को ना, पोइम के अंदर किसी किसी चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ को, या किसी शख्स को भी कर सकते हैं वैसे, यू नो लेकिन वो पोइम के अंदर मौजूद ना हो, वो शख्स वो कहीं बाहर हो, मतलब कॉन्टेक्स्ट में ना हो। अच्छा, अब देखिए, आ, ये देखिए, मिल्टन, ओके, दो यू को कहते हैं, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। तो क्या ये मैंने पहले भी बताया था, ये उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की मशहूर ज़माना पोइम है, लंदन 1802, लंदन 1802 उसकी पोइम का नाम है। और ये पोइम उसने लिखी थी जॉन मिल्टन के लिए, उसके मरने के बाद ऑब्वियसली। तो उसकी तारीफ कर रहा है, यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर। उसको मुखातिब करके कह रहा है कि मिल्टन, तुम्हें तो आज जिंदा होना चाहिए था। तो ये मिल्टन, और ये जो उसने उसको मुखातिब इनफॉर्मल स्टाइल में ना, जब आप किसी को मुखातिब करते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हैं, फॉर्मल स्टाइल में आप कॉमा लगाते हैं, डिपेंड करता है ना। ज़रूरी नहीं है कि अपोस्ट्रोफी ही हो, कॉमा भी हो सकता है किसी को मुखातिब करते हो। लेकिन पोइट्री वगैरह में चूंकि पोइट बड़े जोश में होता है, जज्बात में होता है, तो वो एक्सक्लेमेशन साइन, ये पोइट्री की लाइन है चूंकि, तो पोइट्री की उसने जो है वो यूज़ किया। बाय द वे टेक्स्ट में भी हो सकता है, बट अगर टेक्स्ट जो है वो इनफॉर्मल है तो फिर जो है वो आता है। आगे देखें, ओ फ्रेंड, ओ फ्रेंड सीधा सीधा मुखातिब कर रहा है। आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। ये लाइन जितनी भी है ना, ये किसी ना किसी लिटरेरी पीस से ली गई हैं, ज़्यादातर पोइम से हैं या फिर प्लेस में से हैं। इस तरह उसने उठाई हुई है ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, बस हमें समझाने के लिए उसने कॉपी पेस्ट मारा है जी, उसमें सीधी सीधी बात है। ये सब कुछ जो है वो लेनर्ड मार्टिन में मौजूद है, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ से उठा के इसमें जो है वो छाप दिया है। अच्छा खैर, आगे देखते हैं। रोल ऑन द डीप एंड डार्क, डीप एंड डार्क, वैसे ये एलिट्रेशन भी है ना, डीप एंड डार्क, ब्लू ओशियन, रोल। ओशियन को जो है ना वो मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम रोल करो, बहो, फ्लो करो।
राइट, उसको पूरे पूरे सेंटेंस, पूरे इस क्लॉज के अंदर जो है वो अपोस्ट्रोफी है। ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री। तो ये इसमें डेथ को मुखातिब किया जा रहा है, इधर जो है वो ग्रेव को किया जा रहा है। तो खैर, ओ लिबर्टी, यहाँ लिबर्टी को किया जा रहा है। अब वो उसने जो शुरू में बात की थी ना पर्सोनिफाइड की, ये देखे ना पर्सोनिफाइड, अब ये लिबर्टी को मुखातिब कर रहा है, तो लिबर्टी को तो नहीं ना एड्रेस किया जा सकता। तो अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब पर्सोनिफाई कर रहा है, तो इसलिए उसने कहा है कि सिंपल पर्सोनिफिकेशन। सिंपल जरूरी नहीं सब में ही हो, लेकिन जहाँ जहाँ है मैं वैसे मैं बता रहा हूँ। डेथ को देख लो, डेथ को भी उसने वही पर्सोनिफाई किया, विक्ट्री को भी किया, ओशन को भी किया। अब फ्रेंड की जहाँ तक बात है, पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन वो जो कि एब्सेंट है, यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट की भी थी ना, तो उसने एब्सेंट का फायदा उठाते हुए फ्रेंड और मिल्टन को जो है वो इस कैटेगरी में डाला है। ठीक। वेव म्यूनिख, ऑल द बैनर्स वेव, एंड चार्ज विल ऑल दे शेवलरी। शेवलरी के असल में ये जो है ना, अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री में जाए ना, ब्रिटिश हिस्ट्री में भी और रोमन हिस्ट्री में भी, तो उनके जो वॉरियर्स होते थे ना, वॉरियर्स जो बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि बड़े मजहबी होते थे, जो उनके लड़ने वाले लोग होते थे ना, घुड़सवार खास तौर पे, जो फाइट करते थे घोड़ों में बैठ के जंगों में, वॉर्स में, और और बड़े ये मजहबी होते थे, बड़े अपनी इबादत वगैरह भी करते थे, और उनका बड़ा ख़ास तर्ज ज़िंदगी होता था। उनको ना मतलब शिवलरी बोला जाता था, नाउन भी है वैसे शिवलरी, वैसे बहादुरी को भी कहते हैं ये। तो जैसे हमारे इस्लाम के अंदर हम मोमिन कहते हैं ना, मोमिन, मर्द मोमिन, इकबाल ने जैसे अपनी पोइट्री में मोमिन, मर्द मोमिन का वर्ड यूज़ किया। मोमिन का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है, तो हमारे जहन में एक ऐसा शख्स आता है जो जो है वो प्रैक्टिकल भी होता है, और मतलब जो है वो थेराटिकल भी होता है, वो बातें भी करता है सही, बहादुर भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। मोमिन के अंदर हम वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो यूरोपियन कल्चर के अंदर जो है वो ये चीज़ शेवलरी कहलाती है, अगर हम पैरेलल ढूंढें। म्यूनिख जो है, म्यूनिख जर्मनी का सिटी है, आई थिंक कैपिटल है ये वही शहर है जहाँ से अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की थी फिलोसफी में। ये तो काफ़ी मशहूर है, तो ये आपको पता ही होगा, वेव म्यूनिख ऑल द बैनर्स। तो ये उस जो है वो म्यूनिख शहर को जो है वो मुखातिब किया जा रहा है, ऑल द बैनर्स वेव, इसको बैनर्स को भी मुखातिब किया जा रहा है शेवलरी। ओ जजमेंट, ओके, thou art fled to brush beasts। ठीक है, जजमेंट को किया जा रहा है। दो यूर, ये पहले वर्ड हम पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार अब डिस्कस नहीं कर रहा। ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स। सॉलिट्यूड, जजमेंट, म्यूनिख, बैनर्स, ये सारे इनएनिमेट हैं, तो वही सिंपल जो उसने बात की थी पर्सोनिफिकेशन की, वो इसके अंदर जो है वो हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स दैट सेजिस। सेजिस जो है ये असल में पुराने कल्चर में ना, ब्रिटिश कल्चर की मैं बात करूँगा, बल्कि तमाम यूरोपियन कल्चर में सेजिस जो होते थे ना, ये ऐसे लोग होते थे जो बड़े अक्लमंद होते थे, बड़े वाइज लोग होते थे, उनको सेजिस कहा जाता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। एक चीज़ जो मैं बार बार, या सॉलिट्यूड इज पर्सोनिफाइड, एक चीज़ जो मैं बार बार आप लोगों को कहता आ रहा हूँ, आज दोबारा मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए ये जो एग्जांपल्स हैं ना, इनको बिटवीन द लाइंस पढ़िए। वैसे तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि ये जब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी इस पर ग्रिप मजबूत होगी, और आपको मीनिंग्स जो हैं वो इसके ख़ास तौर पे जो है वो आने चाहिए। मीनिंग्स आएंगे तो जो है वो एग्ज़ाम में आप बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट है जी हाइपरबली। हाइपरबली क्या चीज़ है? हाइपरबली बेसिकली एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, या यूं कह लीजिए कि लिटरेरी डिवाइस है, कि जिसमें एग्जैजुरेशन जो है वो करते हैं। हाइपरबली उर्दू में भी है, आपने मुबालगा आमेज़ी वर्ड सुना होगा उर्दू लैंग्वेज में, मुबालगा आराई भी कहते हैं इसे, एग्जैजुरेशन। तो ये जो है वो हाइपरबली होती है। अच्छा,
या मुबालगा रही भी कहते हैं, मुबालगा अमेज़ी भी कहते हैं। अच्छा, तो अब ये जो होती है, ये आमतौर पर पोएट्स हज़रात जो है वो ज़्यादा करते हैं, मुबालगा अमेज़ी और मुबालगा रही। तो यहाँ देखिए कहता है कि इन हाइपरबोली स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बट ओवर स्टेटमेंट, या बिल्कुल, मतलब उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है, बट मकसद ये होता है कि उसको एम्फसाइज करना, उस पर स्ट्रेस देना। Here is the smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little man. एग्जैजरेशन है, सारे परफ्यूम अरेबिया के लेंगे तो भाई फिर क्या होगा, अरेबिया छोटा तो नहीं है ना। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि उसने स्मेल ऑफ ब्लड जो है वो उसको ज़्यादा करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए ये जो है वो क्लॉज यूज़ किया। अच्छा, या यस, सेकंड एग्जांपल ऑफ अपोस्ट्रोफी में फ्रेंड के साथ एब्सेंट है। यस, यू आर राइट, क्योंकि वो उसको पर्सोनिफाई तो नहीं कर सकते ना, तो वो एब्सेंट वाला जो है वो एक उसमें एलिमेंट है। अच्छा, फिर देखिए वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। तो टीयर से कोई जो है वो दया नहीं भरे जा सकते, लेकिन ये है कि उसकी शिद्दत को जाहिर करने के लिए, उसके मैसेज को, वो शेर भी है ना नात का कि अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अब ये भी उसी में जो है वो आ जाता है, हाइपरबोली में आ जाता है ना। तो इंटेंसिफाई करने के लिए मकसद जो है वो ये है कि जो मैसेज है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए। ओ हैमलेट, अच्छा, ओ हैमलेट ये उसका प्ले है, विलियम शेक्सपियर का काफ़ी मशहूर ज़माना प्लेयर हैमलेट। ओ हैमलेट, thou hast cleft my heart in twin। ट्विन दो हिस्सों में, ट्विन आप जानते हैं, क्लेफ्ट कहते हैं डिवाइड कर देना, क्लेफ्ट सेकंड फॉर्म है क्लेफ्ट क्लीव की मेरे ख्याल में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब आप डिवाइड कर दें दो हिस्सों में तो आप क्या करते हैं, क्लेफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, वो कहता है कि ओ हैमलेट, यू हैव डिवाइडेड माई हार्ट इन ट्विन। ये हैमलेट का डायलॉग है। ठीक, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब दिल को जाहिर है दो हिस्सों में तो डिवाइड नहीं किया ना उसने, तो ये जो है वो फिर हाइपरबोली है। कहने का मकसद ये है कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, तो उस तकलीफ की शिद्दत को जाहिर करने के लिए ये जो है वो चीज़ जो है वो बोली गई है। अच्छा, आगे देखें, श्योरली नेवर लाइटेड ऑन दिस ऑब। ऑब कहते हैं स्फेयर, स्फेरिकल एक चीज़ हो ना, अगर जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब या वर्ल्ड ग्लोब जो आमतौर पर ऑफिस में पड़े होते हैं, उनको उस शेप को बेसिकली ऑब बोला जाता है। Surely never lighted on this orb, which she hardly seemed to touch a more delightful vision than Mary Antoinette। एंटोनिटी मैरी जो थी ये क्वीन ऑफ फ्रांस थी। दरअसल ये जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया ना, तो जब अभी रेवोल्यूशन नहीं आया था तो वहाँ का जो लास्ट किंग था, उसकी जो बेटी थी उसका नाम था मैरी एंटोनिटी। अच्छा, लव्ड ऑफेलिया। ऑफेलिया जो है, ये जो ऊपर हमने लाइन पढ़ी है ना, ये हैमलेट वाली, हैमलेट प्ले का नाम है, उसी हैमलेट के अंदर एक कैरेक्टर है ऑफेलिया, तो ये भी उसी में से ली गई है, हैमलेट में से ही ये लाइन जो है वो उठाई गई है। लव्ड ऑफेलिया 40,000 ब्रदर्स, तो जाहिर है ये 40,000 ब्रदर्स किधर से आ गया, तो ये वही हाइपरबोली। could not with all their quantity of love make up the sum। So it's all about you know hyperbole, इसको कहते हैं hyperbole exaggeration। so far मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि हमने ये जो सारा पढ़ा है, हाइपरबोली, फिर पीछे अपोस्ट्रोफी, फिर सिमिली, और उससे पहले जब मेटाफोर वगैरह सारे ये हमने जो पढ़े हैं, ये जो है वो हमारे ग्रिप में होंगे, और इसमें अभी हमें कोई कंफ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा,
तो शायद कह रहा है कि सर थर्ड एग्जांपल में पोस्ट ट्विन दो को कहते हैं, ट्विंस नहीं होते, ट्विंस। अच्छा, थर्ड एग्जांपल में apostrophe, which one third example my dear, this one? ओ हैमलेट दो हेस्ट क्लेफ्ट में हार्ट में, ओ हैमलेट नहीं, ये एब्सेंट नहीं है ना, ये तो उस प्ले के अंदर मौजूद है। उसने एब्सेंट का कहा, हैमलेट जो था वो खुद उसका कैरेक्टर था ना, उस प्ले के अंदर मौजूद था, तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट बताता है कि हैमलेट जो है वो इसका हिस्सा है, जिसको वो मुखातिब कर रहा है, स्पीकर के सामने है हैमलेट, राइट। अच्छा, सो व्हाट एल्स?